प्रिय विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राम जयपाल महाविद्यालय छपरा। आज के इस व्याख्यान में मैं रासो काव्य की चर्चा करूंगा। यह हमारे जयप्रकाश विश्वविद्यालय के हिंदी ऑनर्स के प्रथम वर्ष के प्रथम पत्र में लगा हुआ है। यह हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। विद्यार्थियों, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासरी धातु में घई प्रत्यय लगने से हुई है। रासरी धातु में भावार्थे घई प्रत्यय लगा हुआ है। गर्जन करने या शब्द करने के अर्थ में रासरी धातु का प्रयोग होता है। रासरी का विग्रह विद्वान दो प्रकार से करते हैं। रसा नाम समूहो रास, अर्थात रसों का समूह रास है, या जिससे रस की उत्पत्ति होती है या निष्पादन होता है, वही रास है। दूसरा विग्रह रासरी धातु का किया जाता है। रसोत्पद्यते यस्मात् सह रास, अर्थात जिससे रस की उत्पत्ति की जाती है या जिसके द्वारा रस की उत्पत्ति होती है, वही रास है। रास शब्द का क्या अभिप्राय है, या रास शब्द कहाँ से आया, या रास कहते किसको हैं, इस संबंध में आदिकाल के विभिन्न विशेषज्ञ विद्वानों ने अपनी विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को प्रस्तुत किया है। हम उनमें से कुछ विद्वानों की मान्यताओं का अध्ययन करेंगे, कुछ देखेंगे। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं। ये रास शब्द से रासों को व्युत्पन्न मानते हैं, जबकि आदिकाल के ही एक अन्य विशेषज्ञ पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या गीत और वाद्य युक्त लोक नृत्य की परंपरा से आया हुआ इसे मानते हैं। इसके बाद रसायन शब्द से भी रासों की व्युत्पत्ति करने वाले विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी के वरिष्ठ इतिहासकार और अत्यंत ही महत्वपूर्ण विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से रासों की व्युत्पत्ति मानी है, और इस संबंध में अपने साहित्य के इतिहास में उन्होंने तर्क दिया है। वे अपने साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि बीसल देव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया। कहने का आशय यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन शब्द से रासों की व्युत्पत्ति मानते हैं, और इस संबंध में वे बीसल देव रासों की एक कविता की पंक्ति भी उद्धृत करते हैं। नाल रसायन आरंभई शारदा तुठी ब्रह्मा कुमारी। ये बीसल देव रासों की पंक्तियां हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, जो हिंदी साहित्य के अत्यंत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने राजा देश शब्द से रासों की व्युत्पत्ति मानी है। वे अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन, कि मारवाड़ी में रासों का एक नाम रायसो भी चलता है। यदि वह अशुद्ध नहीं है तो राजा देश से रायसों का उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि आदेश का आयसु होता है। गारसा दत्तासी, जो हिंदी के प्रथम इतिहासकार हुए हैं और उन्होंने फ्रांसीसी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उन्होंने राजसूय शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। वे कहते हैं, गारसा दत्तासी का कहना है कि मुझे विश्वास है कि कुछ लोगों ने वे रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विशेष संदर्भ पृथ्वीराज रासो का देते हैं, और गारसा दत्तासी का कहना है कि मुझे विश्वास है कि कुछ लोगों ने इस लेखक को चंद अथवा चंद भाट के नाम से और उसके ग्रंथ को पृथ्वीराज राजसु के नाम से संबोधित किया है। राजसु से रायसूय यज्ञ का तात्पर्य है। आशय यह है विद्यार्थियों कि गारसा दत्तासी जो हैं, वे राजसूय जो यज्ञ होता है, जो सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में राजसूय यज्ञ किया जाता है, इसी शब्द से वे रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं, और इस संदर्भ में वे पृथ्वीराज रासो की चर्चा करते हैं। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री राजयश शब्द से इसकी व्युत्पत्ति मानते हैं। इनकी मान्यता है, शास्त्री जी की मान्यता है कि राजयश का अपभ्रंश रूप रायसा बना, फिर वह रायसा आगे चलकर रासो शब्द के रूप में विकसित हुआ। चंद्रबली पांडे हिंदी के जो विद्वान हैं, ये रासक शब्द से रासों की उत्पत्ति मानते हैं,
और इनका कहना है, इनकी मान्यता है, पृथ्वीराज रासो के प्रारंभ करने के ढंग के आधार पर चंद और उनकी पत्नी के वार्तालाप से ग्रंथ का प्रारंभ हुआ। पांडे जी और आगे कहते हैं कि रासो की रचना प्रदर्शन हेतु हुई थी और पृथ्वीराज रासो के यश का गायन इस प्रकार करने की प्रथा थी। रासक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के अत्यंत ही महत्वपूर्ण समीक्षक और विद्वान हुए हैं। उन्होंने रासो की व्युत्पत्ति रासक उपरूपक से पानी है और वे कहते हैं कि रासक उपरूपक से ही रासो की व्युत्पत्ति हुई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासक एक विशेष प्रकार का खेल या मनोरंजन है और उनका ये भी कहना है कि रासक एक काव्य रूप है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कहना है कि रास में स्वार्थे क प्रत्यय से रासक, ये रासक रासकु बना, यही रासकु रासऊ हुआ और यही रासऊ रासो बन गया। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कहना है कि रासक से प्राकृत में रासा यह होते होते ब्रज में रासो, खड़ी बोली में रासा और अर्ध मागधी में रास हो गया। रासो शब्द भी इसी से व्युत्पन्न है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त और डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी रासा छंद से रासों की व्युत्पत्ति मानते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त का कहना है कि छंद वैविध्य परक रासक परंपरा अन्य काव्योचित गुणों के साथ अपने इसी छंद वैविध्य को लेकर आई। अब ये हमने विद्यार्थियों संक्षेप में चर्चा की कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में हिंदी के विभिन्न विद्वानों और समीक्षकों ने अपनी क्या मान्यताएं प्रस्तुत की है या उन्होंने क्या कहा है। रासो काव्य परंपरा का हिंदी में आदिकाल में अत्यंत ही गौरवशाली इतिहास है और रासो काव्य परंपरा 8वीं-9वीं शताब्दी से जो प्रारंभ होती है, यह प्रारंभ होकर 18वीं 19वीं शताब्दी तक चलती रहती है और रासो के अंतर्गत छोटे बड़े मिलाकर 700 से अधिक ग्रंथ लिखे गए हैं। रासो काव्य परंपरा का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इसका वर्गीकरण हम विभिन्न आधार पर करते हैं, जैसे शैली के आधार पर, विषय के आधार पर, ऐतिहासिक रासो काव्य के आधार पर और इसके बाद कुछ पौराणिक रासो काव्य लिखे गए हैं, इनके आधार पर भी इनका वर्गीकरण करते हैं और धार्मिक रासो काव्य भी लिखे गए हैं। वर्गीकरण का यह भी एक आधार है। तो विद्यार्थियों, हम संक्षेप में किस के अंतर्गत कौन कौन से रासो काव्य लिखे गए, इनकी संक्षेप में मैं चर्चा करना चाहता हूँ, मैं चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले शैली के आधार पर रासो काव्य की चर्चा मैं करता हूँ, ये होनी चाहिए चर्चा। ये सबसे पहले शैली के आधार पर 2 प्रकार के रासो काव्य लिखे गए। ये गीत नृत्य परक रासो काव्य लिखे गए जो जैन कवियों द्वारा लिखे गए। इसके अंतर्गत मुंज रास, बुद्धि रास आदि आते हैं और कछुली रास, देवंती गिरी रास, ये सब गीत नृत्य परक ये रासो काव्य हैं जो शैली के आधार पर लिखे गए हैं। शैली के आधार पर ही जो दूसरा रासो काव्य है यह छंद वैविध्य परक है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के जो रासो काव्य हैं वे आकार में बड़े हैं, जबकि गीत नृत्य परक जो काव्य हैं वो आकार में छोटे हैं। और छंद वैविध्य जो रासो काव्य हैं इसमें छंदों की बहुलता है। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो जो चंद बरदाई द्वारा लिखा गया है, इस पृथ्वीराज रासो में ही 26 प्रकार के छंद हैं और ये 69 समय में बटा हुआ है। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, बिसल देव रासो छंद वैविध्य परक ही रासो काव्य हैं। जब हम विषय के आधार पर रासो काव्यों का वर्गीकरण करते हैं तो इसमें सबसे पहले रोमांचक रासो काव्य आता है। ये जो रोमांचक रासो काव्य है इसके अंतर्गत संदेश रासक, चंदन बाला रास, बिसल देव रासो इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक यह एक विरह प्रधान काव्य है जिसमें जैसलमेर की एक स्त्री है जिसका पति विदेश चला जाता है। इस काव्य का सुखांत होता है। चंदन बाला रास आशिगु कवि द्वारा रचित है, जबकि बिसल देव रासो नरपति नाल द्वारा रचित है। जो बिसल देव रासो है यह प्रेम श्रृंगार और वियोग का प्रमुख काव्य है।
ऐतिहासिक शैली के आधार पर रासो काव्यों की संक्षिप्त चर्चा करने के बाद हिंदी में आदिकाल में ऐतिहासिक रासो काव्य भी लिखे गए, जैसे दलपति विजय, खुमान रासो, ये नवीं शती में लिखे गए। इनका विषय ये जो दलपति विजय और जो खुमान रासो द्वारा लिखा गया नवीं शती में, इसका विषय है कि इसमें चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन किया गया है। नल सिंह भाट ने विजय पाल रासो की रचना 11वीं शती में की। इसमें विजयगढ़ के शासक विजयपाल के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन है। सांगधर ने हमीर रासों की रचना की। इसका रचना काल अज्ञात है। इसके जो 8 छंद हैं वो प्राकृत पेंगलम में उपलब्ध है। नरपति नाल ने बिसल देव रासों की रचना 12वीं शताब्दी में की। यह लौकिक विरह का संदेश काव्य है। अजमेर के चौहान राजा बिसल देव और रानी राजमती के प्रेम और विरह का वर्णन इसमें किया गया है। इसी ऐतिहासिक काव्य के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो आता है। इस महत्वपूर्ण रचना को हिंदी के अनेक विद्वान प्रमाणिक रचना मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक रचना मानते हैं और कुछ अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं। पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता के संबंध में जितना विवाद हुआ है उतना विवाद किसी अन्य रासो काव्य में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। लेकिन पृथ्वीराज रासो अत्यंत ही महत्वपूर्ण काव्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, इससे हमें इनकार नहीं होना चाहिए। यह हिंदी का पहला महाकाव्य के गौरव पर प्रतिष्ठित है। इसकी रचना चंद बरदाई ने 12वीं शताब्दी में की थी और पृथ्वीराज रासो में राजा पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। जो परमाल रासो है, परमाल रासो यह इसकी रचना जगनिक ने की थी और ये इसको परमाल रासो को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें महोबा के राजा परमार्दी देव के जो 2 सामंत थे, जो वीर सामंत आल्हा और उदल थे, इनकी वीरता का वर्णन लोकगीत शैली में परमाल रासो में किया गया है। जगनिक ने परमाल रासो में आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया है। हमीर रासो की रचना जोधराज ने 1795 विक्रम संवत में की। इसमें अलाउद्दीन खिलजी और राजा हमीर के मध्य युद्ध का वर्णन है। ये लगभग 1000 छंदों में की गई रचना है। एक और हमीर रासो उपलब्ध होता है जिसे महेश कवि ने लिखा है। इसकी रचना कब हुई ये अज्ञात है। इसकी रचना के संबंध में विशेष जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन हमीर रासो जिसकी रचना महेश कवि ने की है, यह 900 छंदों में की गई रचना है। ये तो हमारे ऐतिहासिक रासो काव्य हुए। विद्यार्थियों, ऐतिहासिक रासो काव्य के अंतर्गत हम पौराणिक रासो काव्य की चर्चा करेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के पौराणिक ग्रंथों से उद्धृत कथाओं को लिया गया और उन्हें जैन धर्म के अनुकूल दिखाया गया। ये जो पौराणिक रासो काव्य हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के जैन कवियों ने जैन धर्म की मान्यताओं का चित्रण किया है। जैन धर्म की जो मान्यताएं हैं, जैन धर्म के जो नियम कानून हैं, इनको उद्धृत किया है अपनी रचनाओं में। और ये जो पौराणिक रासो काव्य हैं, इसमें जैन धर्म का साहित्य भी हमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। शालिभद्र सूरी ने पंच पांडव चरित रास की रचना 1410 विक्रम संवत में की। इस शालिभद्र सूरी में 5 पांडवों की कथा है और इसमें यह बताया गया है कि पांडवों द्वारा राज्य ग्रहण कर लेने के पश्चात वे जैन धर्म में दीक्षित हो गए थे। इसके बाद धार्मिक रासो काव्य की भी रचना हुई है, जिसमें ये भी अधिकांशतः जैन कवियों द्वारा रचे गए हैं। जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास की रचना 1200 विक्रम संवत में की, जिसमें 80 पद्य हैं, जिसमें 80 छंद है। आसिगु कवि ने 1257 विक्रम संवत में जीव दया रास की रचना की, जिसमें 53 छंद हैं। शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की, जिसमें 203 छंद हैं
और इसकी रचना 1241 विक्रम संवत में की गई। शालिभद्र सूरी जो पुस्तक है, इसमें भरतेश्वर बाहुबली रास ने भगवान ऋषभ देव के 2 पुत्रों के मध्य राज्य के लिए हुए संघर्ष का वर्णन किया है। यह वीर रस के पश्चात शांत रस प्रधान रचना है। इसकी भाषा पुरानी हिंदी और राजस्थानी का मेल है। इस पुस्तक के आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि पुरानी हिंदी और राजस्थानी के रूप में ही अपना आकार ग्रहण कर रही थी। बहुत से विद्वान शालिभद्र सूरी की इस रचना भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम काव्य भी कहते हैं। विजयसेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना की। ये 80 छंदों में रचित है और 1288 विक्रम संवत में इसकी रचना है। गिरनार के जैन मंदिरों के पुनः उद्धार की कथा रेवंतगिरी रास में की गई है। देलहन कवि अथवा देवेंद्र कवि, बहुत विद्वान देवेंद्र कवि भी इन्हें कहते हैं, कुछ विद्वान देलहन कवि भी कहते हैं। मैं दोनों की चर्चा कर रहा हूँ। देलहन अथवा देवेंद्र कवि ने गए सुकुमाल रास की रचना की 34 छंद में, और इस रास में मुनि गए सुकुमाल के चरित्र का वर्णन 34 छंद में किया गया है। प्रज्ञा तिलक नामक कवि ने कच्छुली रास की रचना 35 छंद में 1263 विक्रम संवत में की। इसमें जैन तीर्थ स्थल कच्छुली ग्राम का बहुत ही अलंकृत एवं भव्य वर्णन किया गया है। अम्बदेव सूरी ने समरा रास की रचना 110 छंद में 1371 विक्रम संवत में की। तो विद्यार्थियों, हमने अभी तक पढ़ा कि हिंदी में रासों की अत्यंत ही समृद्ध और गौरवशाली परंपरा रही है। और ये जो रासो काव्य हैं, मुख्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत अभी जो मैंने पिछले 8-10 मिनट में मैंने जो चर्चा की, रासो काव्य परंपरा के अंतर्गत 4 प्रकार के रासो काव्य हैं। पहला शैली के आधार पर, दूसरा ऐतिहासिक रासो काव्य, तीसरा पौराणिक रासो काव्य और चौथा धार्मिक रासो काव्य। और इन्हीं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रासो रचनाएं आती हैं।